फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में क्या कि क्या कॉन्सेप्ट है, शेयर स्ट्रेंथ होती क्या है। उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कुछ समझा था, है ना। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग शेयर स्ट्रेंथ, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है यहाँ पे फ्रिक्शन। देखो, बता चुका हूँ ऑलरेडी फ्रिक्शन के बारे में, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो भी वेट या फिर जो भी इफेक्ट जो बॉडी नीचे डाल रही है उसकी एक रिएक्शन जनरेट होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इनटू क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, उसके बराबर होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है भाई सरफेस और पार्टिकल के। ठीक है, जैसे एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, तो इन दोनों के बीच में एक कुछ कुछ है ना, कॉमन सरफेस है। ठीक है, कॉन्टेक्ट सरफेस है ये। तो इस पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये पूरे के पूरे कांटेक्ट में नहीं है, फुल फुल सरफेस इनका कांटेक्ट में नहीं है, तो जितना कांटेक्ट है उस पे बेस्ड रहेगा मतलब ये फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, ऊपर ऊपर आपके समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि भाई इसको हमने इस फॉर्म में कैसे लिख दिया। देखो, है ना, इसको हमने इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया कि हमने फोर्स को स्ट्रेस के फॉर्म में लिख दिया, तो ये शियर स्ट्रेस हो गया शियर फोर्स की जगह। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रहता है ना, वो डिपेंड करता है भाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे मतलब पार्टिकल के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन का कुछ एंगल रहता है, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितना होगा, तो ये फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, सो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी 10 फाई। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स को हमने नॉर्मल स्ट्रेस के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए हमने सिग्मा एन लिख दिया इसको। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रिक्शन के इफेक्ट से जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 पाई सिग्मा एन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, ये आगे काम आएगा क्योंकि हमारे, ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात है। बात करते हैं कोहेजन की। तो देखो, कोहेजन जो है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे ये तो मान लो बड़े बड़े पार्टिकल हो गए, बड़े पार्टिकल के बीच में क्या है? कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। ठीक, तो जो छोटे पार्टिकल होते हैं ना भाई, उनमें जो ये फ्रिक्शन है ना उतना डोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, उनमें इतना डोमिनेंट नहीं होता, उनमें डोमिनेंट होता है कोहेजन। जैसे क्ले के पार्टिकल की बात करें तो क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो सपोज दीज आर द क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब क्ले के पार्टिकल्स में क्या होता है कि कोहेजन ज़्यादा होता है ना फ्रिक्शन की कंपैरिजन में। ठीक है, बहुत फ्रिक्शन बहुत कम होता है वहाँ पे कोहेजन की वजह से। तो कोहेजन क्यों होता है? कोहेजन भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल को से बॉन्ड करके रखता है। ठीक है, तो कोहेजन किसकी वजह से होता है? कोहेजन होता है ड्यू टू द चार्जेस ऑन फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस पे जो चार्जेस प्रेजेंट है ना, इनकी वजह से इनकी बॉन्डिंग रहती है मतलब। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं या क्ले पार्टिकल की बात करें, ये जो पार्टिकल हैं जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा, ये पार्टिकल थोड़े से बड़े साइज़ के रहेंगे। और ये किसके पार्टिकल हो सकते हैं भाई? ये सैंड के पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल किसके हो सकते हैं? ये पार्टिकल क्ले के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है भाई, ये समझ में आया हमारे कि ये फ्रिक्शन और ये कोहेजन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होती है? स्ट्रेंथ आती है पार्टिकल में, है ना। तो ये फैक्टर्स है जो शियर स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है इंटरलॉकिंग। देखो, इंटरलॉकिंग, आपके पार्टिकल्स ऐसे जिगजैग हैं, हैप्पजार्ड मैनर में उनका शेप है ऐसे, है ना। तो इनको आपस में आप फंसाओगे तो एक दूसरे में अच्छे से फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंगुलर होंगे। जब एंगुलर होंगे तो इंटरलॉकिंग बहुत सही रहती है। अब राउंडेड होंगे तो देखो, राउंडेड पार्टिकल के बीच में, ये देखो आप, राउंडेड पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग कहाँ है? दो पार्टिकल के बीच में कैसा कांटेक्ट है? देखो, इतना सा कांटेक्ट एरिया है सिर्फ यहाँ पे देखो थोड़ा सा कांटेक्ट है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कांटेक्ट है। तो इनके बीच में कांटेक्ट और लॉक अच्छा नहीं डेवलप हो पाता। ये पार्टिकल जो है ना, इजीली स्लाइड कर जाएगा दूसरे पार्टिकल के ऊपर से, ऐसे ये स्लाइड करके कभी भी आ सकता है। तो इंटरलॉकिंग उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है ना। किस में? राउंडेड में। किस में अच्छी होती है इंटरलॉकिंग? इंटरलॉकिंग अच्छी होती है एंगुलर पार्टिकल्स में दोस्तों। तो दीज आर द फ्यू, ठीक है, रीजंस बिहाइंड द शेयर स्ट्रेंथ और फैक्टर्स विच अफेक्ट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि भाई अपन कूलम थ्योरी की बात करेंगे, मोहर कूलम थ्योरी की बात करेंगे, मॉडिफाई मोहर कूलम थ्योरी की बात करेंगे। तो ये सुनने में आपको लग रहा हो कि भाई एक एक थ्योरी इतनी डिटेल, सारी इंटर रिलेटेड है और
एक झटके का कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कूलम थ्योरी की बात करें, जो कूलम था, कूलम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी थी, उन्होंने बोला था कि शियर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कोहेजन। देखो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े, वही फैक्टर आ गए, फ्रिक्शन भी पढ़ा, कोहेजन भी पढ़ा, इंटरलॉकिंग भी पढ़ी, ठीक है। तो फ्रिक्शन और कोहेजन की वजह से होती है। तो भाई शियर स्ट्रेंथ जो होती है फ्रिक्शन की वजह से और कोहेजन की वजह से होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से इतनी हो जाएगी, कोहेजन को कैसे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो कोहेजन की वजह से इसमें क्या कर दोगे, प्लस सी कर दोगे, है ना। तो tan फाई सिग्मा एन प्लस सी, तो ये क्या हो गई, टोटल फ्रिक्शन और कोहेजन का कंबाइन फॉर्म हो गया, है ना। लिटरली इतनी ही है कूलम थ्योरी, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में खींच के बड़ा बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये है हमारी कूलम थ्योरी कि भाई फ्रिक्शन की वजह से शियर स्ट्रेंथ होती है और कोहेजन की वजह से शियर स्ट्रेंथ होती है सॉइल में, ठीक है। तो इन फ्रिक्शन और कोहेजन के इफेक्ट को कंबाइन करने से जो हमें मिली वो हो गई भाई शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू कूलम। तो उसको हमने कैसे डिनोट कर दिया, टाउ से, ठीक है। अच्छा टाउ शियर स्ट्रेंथ जो है, टाउ क्या है, शियर शियर जो लग रहा है सॉइल पे, ठीक है, मोबिलाइज शियर की वैल्यू है। इसको स्ट्रेंथ कब बोलेंगे, जब इस पर्टिकुलर स्ट्रेस पे आपकी सॉइल फेल कर जाएगी, है ना। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि टाउ ये सॉइल है, ऐसे बात करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपका सॉइल मास है कोई, इस पर टाउ स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो ये सॉइल क्या है, फेल नहीं कर रही। फिर आप टाउ को बढ़ाते जा रहे हो, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, और बढ़ा है, नहीं हुआ, और बढ़ा है। अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जब आपने टाउ को, तो सॉइल क्या हो गई, फेल कर गई, ठीक है, फेल हो गई सॉइल, स्लाइड कर गई, ठीक है। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू जो थी टाउ की, उस पर क्या हुई, सॉइल फेल हो गई, ठीक। तो शेयर स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे सॉइल फेल हुई है ना, वो तुम्हारी क्या कहलाएगी भाई, शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये वैल्यू थी आपकी शेयर स्ट्रेंथ की जिस पे सॉइल फेल हो गई, टाउ मैक्स थी, ठीक है। अगर टाउ की वैल्यू से ज़्यादा है या टाउ की वैल्यू से कम है, अब ये टाउ मैक्स जो है ना भाई, ये एकदम क्रिटिकल वाली बात हो गई, क्योंकि इससे कम जब भी आपका शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा ना, ये वैल्यू, ये लग रहा होगा आपका शेयर स्ट्रेस इससे कम, तो इस पे सॉइल तो रहेगी सेफ, इस पे सॉइल रहेगी सेफ। जब भी कोई भी स्ट्रेस की वैल्यू लगेगी जो कि टाउ मैक्स से कम है, तो वहाँ पे सॉइल एकदम सेफ रहेगी भाई, ठीक। अब इस टाउ मैक्स से थोड़ा सा भी कम रहे तो भी सेफ रहेगी, है ना, 0.00001 भी रहे तो भी सेफ रहेगी, ठीक है, कम रहे तो। पर जैसे ही आपकी स्ट्रेस की वैल्यू टाउ मैक्स पे पहुंची, मतलब बात आ गई क्रिटिकल की, कि मतलब एक बीच वाली कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब ये समझ लेते हैं हम कि इस वैल्यू पे सॉइल हो गई आपकी फेल, क्योंकि एकदम बीच वाली कंडीशन की तो बात ही नहीं करते ना, या तो इस तरफ रहो या तो इस तरफ रहो, ठीक है ना। तो भाई क्रिटिकल कंडीशन यानी कि ये वो वैल्यू है जिसपे सॉइल एकदम फेल होनी शुरू हुई, इसका मतलब फेल हो चुकी, ठीक, इसका मतलब सॉइल फेल हो गई। तो टाउ मैक्स जो होता है वो वैल्यू होती है, तो उसे ही हम लोग शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। स्ट्रेंथ यानी देखो ये कम वाली जो वैल्यू है ये तो स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि इस पे तो सॉइल फेल नहीं हो रही, इससे और ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ, और ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, बढ़ाते जाओगे, एक वैल्यू ऐसी आएगी जिस पे आपकी सॉइल फेल कर जाएगी। तो जस्ट टाउ मैक्स पे जस्ट फेल हुई, यानी कहाँ तक झेल लिया उसने शियर स्ट्रेस, उसने टाउ मैक्स तक का शेयर स्ट्रेस झेला, यानी ये टाउ मैक्स ही क्या हो गई, इसकी शेयर स्ट्रेंथ, और इसको टाउ एफ से डिनोट करते हैं भाई, है ना, वैल्यू ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ फेलियर, ठीक है। शेयर की वो वैल्यू जिस पे सॉइल फेल हुई उसी को हम लोग शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब इस पे फेल हो गई सॉइल, तो इससे ज़्यादा किसी भी वैल्यू पे तो फेल ही रहेगी ना। मान लो 100 किलो पे कोई चीज़ टूट गई, तो 200 पे टूटेगी कि नहीं टूटेगी, 300 पे टूटेगी कि नहीं टूटेगी, 200 पे भी टूटेगी, 300 पे भी, 3 लाख, 3,000, 3 करोड़ सब पे टूटेगी। पर उसकी मिनिमम वैल्यू जिस पे वो टूट जा ही रही है वो है 100, तो 100 उसकी स्ट्रेंथ हुई, ठीक है, 100 उसकी स्ट्रेंथ हो गई, ठीक। तो बात समझ में आई होगी, ठीक है। सो दिस टाउ इज टाउ एफ,
ठीक है। ये टाउ एफ कब होगा, जब ये जो फ्रिक्शन जो होगा ये मैक्सिमम जितना जनरेट हो सकता था उतना हो गया, फ्रिक्शन जितना बचा सकता था सॉइल को उसने बचा लिया, ठीक है। कोहेजन जितना जनरेट हो सकता था उतना हो गया, पर अभी भी आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो भाई, तो ये इसने बचा लिया थोड़ा, थोड़ा इसने बचा लिया, थोड़ा इसने बचा लिया, थोड़ा सा है ना, कोहेजन ने बचा लिया और थोड़ा फ्रिक्शन ने बचा लिया, पर अब वो अपनी मैक्सिमम ताकत लगा चुके हैं। अब उसके बाहर अगर आपका स्ट्रेस लग गया तो भाई आपका क्या हो गई, सॉइल फेल हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, यानी कोहेजन अल्टीमेट बोलेंगे हम उसे, उससे ज़्यादा कोहेजन नहीं आ सकता सॉइल में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, CU, अल्टीमेट कोहेजन की वैल्यू, ठीक है। और ये फाई जो है, फाई मैक्सिमम कितना जनरेट हो सकता था, मैक्सिमम 5U तक जनरेट हो सकता था, अल्टीमेट यानी, ठीक है। मोबिलाइज मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, है ना, तो मोबिलाइज और अल्टीमेट में यहाँ पे आप डिफरेंस समझ लो, ठीक। तो ये C बढ़ते बढ़ते CU तक पहुँचा, फाई बढ़ते बढ़ते 5U तक पहुँचा, इसके बाद इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये लोड को रजिस्ट कर पाए, अब आपकी सॉइल हो गई फेल, ठीक बात। और ये हो गई आपकी कूलम थ्योरी, ठीक। अच्छा, कूलम थ्योरी और मोहर कूलम थ्योरी में क्या अंतर है, तो मैं बोलूँगा आपको कूलम थ्योरी और मोहर कूलम थ्योरी में कोई अंतर नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई जब अंतर ही नहीं है तो कूलम थ्योरी और मोहर कूलम थ्योरी अलग अलग नाम क्यों है, वो इसलिए है कि कूलम थ्योरी को की अंडरस्टैंडिंग को बेटर डेवलप करने के लिए हमने मोहर थ्योरी ऑफ स्ट्रेस को कंबाइन कर दिया इसके साथ। जो मोहर सर्कल बनाते थे ना हम लोग, मोहर सर्कल, क्योंकि जो भी हम सॉइल की बात कर रहे हैं हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेस लगेगा, सिग्मा लगेगा, सिग्मा 1, सिग्मा 3, टाउ, और ये सारी चीज़ें हमने मोहर मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोहर सर्कल में पढ़ी हैं, ठीक है। तो जब ये कूलम थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस लग रहा है, ये सारी चीज़ें लग रही हैं, तो इनको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, है ना, हमने यहाँ पे मोहर सर्कल वाले फंडे को कंबाइन कर दिया इसके साथ में, ठीक। और कुल मिला के थ्योरी रही वैसी की वैसी, ठीक, पर इसमें मोहर सर्कल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसलिए उसको नाम दे दिया हमने मोहर कूलम थ्योरी। क्या नाम दे दिया, मोहर कूलम थ्योरी, ठीक भाई। तो मैं आपको बताऊंगा मोहर कूलम थ्योरी का फंडा क्या है, मतलब वो जो कूलम थ्योरी उसी में आप मोहर सर्कल ड्रॉ कर दो, मोहर सर्कल को रिलेट करके चीज़ों को समझ लो, तो वो हो गई मोहर कूलम थ्योरी, ठीक है। तो चलो बात करते हैं भाई मोहर कूलम थ्योरी के बारे में, है ना। जैसे मान लो ये जो कूलम थ्योरी है, इसका जो अगर अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो एक एक्सिस में अपन ने ले लिया टाउ, दूसरे एक्सिस में अपन ने ले लिया सिग्मा, ठीक। एक एक्सिस में ले लिया शियर स्ट्रेंथ और दूसरे एक्सिस पे ले लिया अपन ने नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करो भाई, करते हैं। देखो क्या होगा, कोहेजन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो ये देखो एक कोहेजन की वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है। अब सी जो है वो लीनियर है, कोई वेरिएशन है क्या इसमें, नहीं है, ठीक है। पर ये जो इक्वेशन है ना, ये mx के फॉर्म में है, mx, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो देखो कोहेजन की आपने एक वैल्यू डाल दी यहाँ पे c फिक्स, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये सिग्मा n की वैल्यू प्लॉट की, ठीक है, सिग्मा n को प्लॉट किया, ठीक है। सिग्मा n को किस एंगल पे प्लॉट करोगे भाई, tan फाई पे, क्योंकि ये जो tan फाई है ना, ये स्लोप है, तो सिग्मा n जो प्लॉट होगा उसका स्लोप कितना होगा, उसका स्लोप होगा tan फाई, ठीक है। ठीक भाई, बात समझ में आ गई। तो एक कोहेजन आपने यहाँ पे ले लिया एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो ये सी को आपने कुछ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर दिया, अब ये सिग्मा एंड tan फाई को आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो सिग्मा एंड tan फाई को यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है। तो सिग्मा एन के लिए प्लॉट कर दो, जिसका स्लोप कितना होना चाहिए, tan फाई होना चाहिए, ठीक। तो ये हमने सिग्मा एन की लाइन प्लॉट कर दी, जिसका स्लोप क्या है, फाई है, एट सम एंगल फाई, ठीक। चलिए बात समझ में आ गई। तो भाई अब टोटल जो शियर स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर होगी, वो होगी देखो ये कोहेजन प्लस ये जो होगा, ये क्या होगा, सिग्मा एंड tan फाई, होगा कि नहीं होगा। tan फाई क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, या tan फाई, या फाई ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता।
तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है बेस टेन फाइव। तो बेस क्या है भाई, बेस तो सिग्मा एन है ना, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एन टेन फाइव। ठीक, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, बात समझ में आई होगी भाई, है ना। तो जो टोटल शियर स्ट्रेंथ है सॉइल की वो कितनी हो गई भाई, टोटल शियर स्ट्रेंथ क्या हो गई, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। ठीक है, ये हो गई टाउ एफ ना, मैंने आपको बताया था अभी कि टाउ एफ होता क्या है। ठीक है, शेयर स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे सॉइल फेल हो गई, क्योंकि उससे कम पे तो फेल नहीं हो रही है। अब उससे कम पे आप बड़ा कहाँ तक पहुँच सकते हो, मैक्सिमम तक ही पहुँच सकते हो ना। और उससे ज़्यादा अगर शेयर की वैल्यू लगी तो फेल होगी ही होगी। यानी यही जो है यही स्ट्रेंथ है सॉइल की, इससे थोड़े से कम में नहीं फेल होगी, इससे थोड़े से ज़्यादा या इस पे जाओगे तो फेल हो जाएगी। यानी बस इतने तक ही झेल सकती है, यानी यही क्या हुई, स्ट्रेंथ हुई। तो टाउ एफ इज़ द शेयर स्ट्रेंथ। ठीक बात भाई। फॉर्मूला जो है फाइनली हमारे पास ये आया सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। ठीक है, और इसी को हमने क्या बोल दिया भाई, इसी को हमने बोल दिया मोहर कूलम थ्योरी। देखो मैंने आपको कूलम थ्योरी क्या बताई थी, सिग्मा एन टेन फाइव प्लस सी। मोहर कूलम थ्योरी भी बोल रहा हूँ, सिग्मा एन टेन फाइव प्लस सी। तो आप बोलोगे यार ये तो फ्रॉड हो गया, नहीं फ्रॉड नहीं हुआ। मोहर कूलम थ्योरी में क्या होता है, हम मोहर सर्कल ड्रॉ करके चीज़ों को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो मोहर सर्कल तुम यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते, एक सेकेंड यार भाई, ऐसे तुमने मोहर सर्कल ड्रॉ किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू स्ट्रेस की रहेगी सिग्मा वन, यहाँ पे कुछ वैल्यू स्ट्रेस की रहेगी सिग्मा थ्री। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना, खिचड़ी नहीं पकानी है, इसलिए एक चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं हम। ठीक, इसलिए मैंने अभी नहीं किया, है ना। तो आप समझ लो कि ये मोहर कूलम थ्योरी का फॉर्मूला है, और इसमें हम मोहर सर्कल की चीज़ों का इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, इसलिए इसका नाम मोहर कूलम थ्योरी है। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। अब मोहर कूलम थ्योरी तो हो गई, मॉडिफाई मोहर कूलम थ्योरी क्या है भाई, तो देखो लेटर ऑन, है ना, आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट्स एक बात पता चली कि जो शियर स्ट्रेंथ है वो सी पे या सिग्मा पे डिपेंड नहीं करती। सी क्या है, कोहेजन, और सिग्मा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। वो शी डैश या सिग्मा बार पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, क्या है, सी सिग्मा और फाइव भी है, सी सिग्मा और फाइव पे नहीं करती, सी डैश सिग्मा बार और फाइव डैश पे डिपेंड करती है। ठीक बात। तो भाई अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, तो देखो सी क्या है, सी क्या था, कोहेजन था। सिग्मा क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू थी। फाई क्या था, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन था, है ना। तो अब सी डैश सिग्मा डैश और फाई डैश क्या है, एक सेकंड ज़रा मैं लिखूँ यहाँ पे, सी सिग्मा और फाई, सी डैश सिग्मा बार एंड फाई डैश। तो अब देखो आपको एक चीज़ इसमें से पता है, ठीक है, क्या होता है सिग्मा बार, क्योंकि आप इफेक्टिव स्ट्रेस पहले से पढ़ चुके होंगे, है ना। तो सिग्मा जो है टोटल स्ट्रेस है, पर ये सिग्मा बार क्या है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि भाई वाटर टेबल या पानी के इफ़ेक्ट की वजह से जो क्या होता है, जो टोटल स्ट्रेस जो होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता। मतलब टोटल स्ट्रेस ही एक ऐसा स्ट्रेस नहीं होता जो मतलब सॉइल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहा हो, है ना। वहाँ पे क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर माइनस हो जाता है और हमारे पास एक स्ट्रेस हमें ऐसा मिलता है जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉइल के ऊपर लग रहा होता है, सॉइल के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होता है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस किसकी वजह से आया है, ये ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वाटर। ये बात हमारे समझ में आई। तो ये वाटर के इफ़ेक्ट की वजह से ही कोहेजन में कुछ चेंज हो जाता है, और हम इसे क्या बोल देते हैं, इफ़ेक्टिव कोहेजन बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ या फिर ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, उसमें भी चेंज आ जाता है, किसकी वजह से, वाटर की प्रेजेंस की वजह से, है ना। तो हम फाई की जगह फाई डैश यूज़ कर लेते हैं। वेरिएशन आ रहा है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी, लेकिन कुछ चेंज आ रहा है वाटर की वजह से और आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ में भी वो चेंज को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो थ्योरी मोर एक्यूरेट हो गई कि नहीं हो गई। तो पानी के इफेक्ट की वजह से सी क्या हो गया, सी डैश हो गया। ठीक है, फाई क्या हो गया, फाई डैश हो गया।
और सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा डैश हो गया, सिग्मा बार हो गया, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। ठीक, तो इन तीनों को हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब इन तीनों को इंट्रोड्यूस कर दिया और पुराने वाले जो पैरामीटर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया। सी को रिप्लेस कर दिया सी डैश से, सिग्मा को रिप्लेस कर दिया सिग्मा बार से, और फाई को रिप्लेस कर दिया फाई डैश से। तो भाई यही मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी है, जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को उनकी जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, जो एक्चुअल में इफ़ेक्ट में है, उन चीज़ों से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो कितनी सिंपल थी। देखो तीनों चीज़ें आप यहाँ बैठे बैठे रिलेट कर सकते हो, कूलम थ्योरी, मोहर कूलम थ्योरी एंड मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी। ठीक है, इतने अच्छे से चीज़ों को समझा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है जो मैं बता चुका हूँ आपको, कि जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, अगर वो शेयर स्ट्रेंथ से कम है ना, शेयर स्ट्रेस जो लग रहा है वो शेयर स्ट्रेंथ की, जो स्ट्रेंथ है सॉइल की उससे कम लग रहा है, तो भाई सॉइल सेफ रहेगी, है ना। आप 50 किलो उठा सकते हो, आपको 10 किलो दे दिया, आप हंसते हंसते उठा लोगे। 20 किलो दे दिया, हंसते हंसते उठा लोगे। 30 किलो दे दिया, हंसते हंसते उठा। 50 ही दे दिया तो आपको थोड़ा सा मुंह बनेगा, पर आप सोचोगे चलो उठा लेता हूँ, पर आप बोलोगे यार इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उसी टाइम बोल दोगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपका शेयर स्ट्रेस जो है वो लग रहा है किससे, शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा लग रहा है, तो फेलियर हो जाएगा भाई, है ना। शेयर स्ट्रेस जो लग रहा है वो अगर ज़्यादा है शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू से, तो आपका फेलियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके बात समझ में आई, है ना। पर आपको अभी एक चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि यार कूलम थ्योरी और ये मॉडिफाई मोहर कूलम थ्योरी एक ही जैसी लिखी है, पर इसका जो जो मोहर सर्कल बोल रहे थे वो कुछ देखा ही नहीं अभी तक। तो वही हम देखेंगे भाई, है ना, डोंट वरी, वो हम देखेंगे। देखो ऐसे ऐसे, पर ये देखने से पहले ये देख लो, आप रिलेट कर पाओगे। देखो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था, सी लिया था, ये सिग्मा की लाइन ड्रॉ की थी, है ना, ये यहाँ पे। तो जो कूलम थ्योरी थी, कूलम थ्योरी में हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, है ना, और उसका प्लॉट किया था हमने, सर्कल वर्कल नहीं बनाया था। पर मोहर कूलम थ्योरी में, मॉडिफाई मोहर कूलम थ्योरी में हम लोग देखेंगे कि भाई ये मोहर सर्कल की चीज़ आ जाएगी, है ना। तो ये एक्चुअल थ्योरी है हमारे लिए, हमें जो पढ़नी है समझनी है। तो सबसे मेन थ्योरी कौन सी है हमारी भाई, देखो मैंने बता दिया आपको, अब थोड़ा थोड़ा एक व्यू मिल गया होगा। उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को समझेंगे, बस एक एक लुक दे दिया मैंने आपको। ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओगे भाई डिफरेंस क्या है। तो ये जो डायग्राम था ये भाई ये कूलम थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, पर यहीं पे मोहर सर्कल बना दो, तो ये जो डायग्राम है भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोहर कूलम थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पर इसमें सारी चीज़ें हमने इफेक्टिव ली हैं। ठीक है, सिग्मा बार लिया है, ये फाई डैश है, ये सी डैश है, तो ये क्या हो गया, मॉडिफाई मोहर कूलम थ्योरी। हमें सब कुछ इफेक्टिव लेकर ही चलना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इफेक्टिव लेकर ही चलना है, नहीं तो एक्चुअल में इफेक्ट में आपका सिग्मा बार है, आप सिग्मा ले रहे हो, फाई फाई डैश इफेक्ट में है लेकिन आप फाई ले रहे हो, तो गलत हो जाएगी। तो मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन की तरफ हमें बढ़ना है ना, इसलिए इफेक्टिव लेकर चलना है। तो भाई अब आपके बात समझ में आई होगी, है ना, कि कूलम थ्योरी क्या है, मोहर कूलम थ्योरी क्या है, और मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी क्या है। देखो बहुत कम समय में बहुत कुछ अच्छे से हमने समझा है। यही चीज़ें घंटों 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 खींचते रहते हैं, पर जो मेन चीज़ है वो, है ना, मेन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पता ही नहीं चलता, सामने ही नहीं आता। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ ली हैं। अब हम मोहर सर्कल को इंट्रोड्यूस करके देखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, कि क्या फंडा है, और बेटर तरीके से, है ना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो डाइजेस्ट अच्छे से होगा ये टॉपिक, है ना, ये टॉपिक ही ऐसा है। ठीक बात, ठीक है भाई। तो टिल देन अगर ये इतना समझ में आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब मिलने वाला है आपको यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज।